be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब ईरान के अंदर जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको साफ साफ ये बता देना चाहता हूं कि जब भी आप कोई न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ पढ़ते हैं उसके पीछे का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा। एक, क्या ईरान की जो रिजीम है एट प्रेजेंट, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, क्या उनकी सरकार या उनकी रिजीम चेंज होगी, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि जून में जब कन्फ्लिक्ट हुआ था इजराइल और ईरान को लेकर, तब मैंने कहा था कि अभी सिर्फ टारगेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज होंगी, अभी रिजीम को चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि शायद तभी से प्लानिंग चल रही थी कि कैसे हम ईरान की रिजीम को चेंज कर सकते हैं। और ये काफी सालों से कोशिश है और इवन इंटेंशन भी है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का। दूसरा, रशिया भी एंटर करता है इस जो भी ईरान के अंदर अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं बड़े लेवल पे, जहां पे प्रोटेस्टर्स पे अटैक हो रहे हैं। इवन यहां तक कहा जा रहा है कि काफी सारे प्रोटेस्टर्स को तो हैंग किया जाएगा। उस टाइम पे रशिया यहां एंटर करता है और अपने स्टेटमेंट देता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ। बट रशिया के क्या इंटरेस्ट हैं। और तीसरा, जब मैं कहता हूं कि ट्रंप इज ट्रैप्ड बाय हिज ऑप्शंस, यानी ट्रंप के पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट हर एक ऑप्शंस पे कोई ना कोई ऑब्स्टेकल जरूर खड़ा है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। और एट द एंड ये देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है जिससे कि ईरान की रिजीम को चेंज करवाया जा सके, जो कि यूएस और इजराइल दोनों चाहते हैं और ये काफी टाइम से चाहते हैं। इट इज वेरी ओपन टू इट। तो अब यूएस ने साफ साफ ये कह दिया है कि अगर ईरान प्रोटेस्टर्स को हैंग करता है तो हम स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेते हुए नजर आएंगे। ये ट्रंप ने तेहरान को यानी ईरान को वार्निंग दी है। मैं आपको अभी ये डेवलपमेंट्स इसलिए बता रहा हूं कि ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अंडरस्टैंडिंग द एनालिसिस एज वेल। अगर आप डेवलपमेंट्स को नहीं समझेंगे तो आप डॉट्स को नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद में मैंने कल एक वीडियो बनाया था रात को, जहां पे ईरान ने काफी सारे जो एनवॉयज हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जैसे फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, इटली से हो, यूके से हो, उनको समन किया और काफी सारे वीडियोस दिखाए और ये बताया कि देखिए कैसे प्रोटेस्टर्स जो कि भारी ताकतों की मदद से, इनके पास में वेपन्स हैं, इन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। मैं उस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो यहां डाल दूंगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने उसको कवर किया है। तो वहां पे इन एम्बेसडर्स को एनवॉय समन किया गया, इन सारों लोगों को, और बताया गया कि कैसे भारी ताकतें इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर रही हैं। यहां पे आपको जो मास लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है लाखों की तादाद में, वो सिर्फ वो प्रोटेस्टर्स हैं। ये ईरान का कहना है कि इन भारी ताकतों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप जो भी सपोर्ट दे रहे हैं आप उसको विड्रॉ कर लीजिए, एंड इवन इनको आप सपोर्ट मत कीजिए, ना तो पॉलिटिकल लेवल पे ना सोशल लेवल पे। हम आपसे यही चाहेंगे, और ईरान की जो सॉवरेनिटी है आप उसको अटैक मत कीजिए। ये चीज उनके द्वारा कही गई थी। और तब भी मैंने कल कहा था कि 2000 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे जा चुके हैं, एंड अब ये नंबर 2500 से भी ज्यादा है। और काफी शॉकिंग रिपोर्ट्स तो ये आ रही हैं कि डेटा 10,000 से ऊपर जा चुका है, क्योंकि अभी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने डायरेक्टली ऑर्डर दे दिए हैं शूट टू किल, मतलब जहां भी दिखे आप मारिए। ये ऑर्डर तक आए हैं। हालांकि अभी तक इसमें पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग जो प्रोटेस्टर्स हैं वो मारे जा रहे हैं, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा हो सका है। अभी तो सिर्फ ये नंबर 2500-3000 दिखा रहे हैं। और बात जब खराब होती है, जब एक प्रोटेस्टर्स हैं इरफान सुल्तानी, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो में बात की थी, अब हो सकता है कि ये पहले ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनको एग्जीक्यूट किया जाएगा या जिनको हैंग किया जाएगा। अब इस्लामिक रिपब्लिक ये तैयारी कर रही है, जो भी रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, कि इरफान सुल्तानी को हम एग्जीक्यूट करेंगे आज के दिन, वेडनेसडे के दिन, जिनको अरेस्ट किया गया था लास्ट वीक ड्यूरिंग ईरान 2026 अपराइजिंग। और जो मुहिम चल रही है सेव इरफान सुल्तानी, तो ये कहा जा रहा है कि इनका सिर्फ क्राइम ये था कि बस ये चाहते थे कि फ्रीडम आए ईरान में। और मैं फिर बता रहा हूं, अगर इनको हैंग किया जाता है या फिर प्रोटेस्टर्स की हैंग करने की इमेजेस और वीडियोज और रिपोर्ट्स वायरल होती हैं, देन नो वन कैन स्टॉप द ईरानियन पीपल to topple down the regime of Ayatollah Ali Khamenei. That is my prediction and I'm saying it bluntly. अगर ये हैंग्स होते रहते हैं लगातार, पहला होगा फिर उसके वीडियोस बाहर आते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बचती है कि वो अब फिर रिजीम में रहेंगे। क्योंकि फिर सारी की सारी जनता, इवन फिर जो वहाँ की IRGC यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स है, वो शायद प्रोटेस्टर्स के साथ में मिल जाए, एंड या फिर जो जनरल मिलिट्री है वो शायद मिल जाए, एंड देन आपको देखने को मिले कि ईरान की रिजीम कोलैप्स कर जाएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि ईरान देखिए ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, लेकिन इन्होंने पहले ही कह दिया था कि जो भी प्रोटेस्टर्स आएंगे, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो दे आर एनिमीज ऑफ गॉड। आप समझिए ना कि किस तरीके से मास का इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है, या कैसे मास को आप कह सकते हो मास को इल्यूजन में डाला जाता है कि मतलब जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर ईरान को यह पता है कि यूएस और इजराइल अंदर एक ऐसा कन्फ्लिक्ट, ऐसा रिवॉल्ट या ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनको अगर आगे बढ़ा रहे हैं, इनको अगर फ्यूल कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ईरान की रिजीम अंदर से गिरे। लेकिन ईरान भी हर एक कोशिश कर रहा है। ईरान ये कहता है कि देखिए यूएस और इजराइल ऐसा कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कीजिए अटेंशन को, जैसा पाकिस्तान हमेशा डाइवर्ट करता है, वैसे ईरान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री, जहां यहां पे मेथड जो अप्लाई हो रहे हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अब ईरान ये कहता है कि इजराइल और यूएस जो है ये मेन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? क्यों? क्योंकि जिससे जो प्रोटेस्ट है इसको कम किया जा सके। क्योंकि अगर प्रोटेस्ट बढ़ता जाएगा
तो फिर ये डिफिकल्ट होता जाएगा ईरान की रिजीम के लिए। तो पहले डाइवर्ट करना अटेंशन टुवर्ड्स यूएस एंड इजराइल, अब वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो सबको पता है, मुझे भी पता है, आप सबको पता है, लेकिन डाइवर्ट करना है अटेंशन को। दूसरा, अब अगर मान लीजिए यहां से कुछ चीज नहीं हो पा रही है तो हम क्या करेंगे, जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनको ये कह देंगे आप जो ये प्रोटेस्टिंग कर रहे हो ये दैट इज वॉर अगेंस्ट गॉड। तो होगा क्या, फिर लोगों को डर लगेगा कि अरे यार हम प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन कहीं हम लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं भगवान के साथ में या जो भी है, वॉर अगेंस्ट गॉड जो है। तो ना तो कोई ट्रायल है ना कोई मर्सी है अगेन। तो ईरानियन रिजीम जो है रश कर रही है जिससे कि वो हैंग कर सके। एंड अगेन आई एम सेइंग यू, अगर वो हैंग करती हैं इरफान सुल्तानी को या बाद में काफी सारे प्रोटेस्टर्स को, फिर बहुत कम दिन बचेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी के पास में कि उनकी रिजीम चेंज ना हो, क्योंकि वो हर एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ट्रम्प ने ईरान प्रोटेस्ट को ये कहा जो मैंने कल कवर किया था, हेल्प इज ऑन इट्स वे, ईरानियन पैट्रियट्स कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर योर इंस्टीट्यूशन। अब पहली बात तो ईरान साफ साफ ये इल्जाम लगा रहा है कि बाहर की ताकतें हमारे यहाँ पे जो हमारे जो नेशनल अफेयर्स हैं या जो हमारे सॉवरेनिटी है, जो सिक्योरिटी है, उसके अंदर इंटरफेयर कर रही हैं। अब हालांकि इसराइल की तरफ से तो ऐसे कमेंट नहीं आ रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली अटैक हो सकता है इसराइल के ऊपर। अटैक का मतलब इसराइल को फिर कटघरे में खड़ा कर लिया जाएगा, और इसराइल को काफी बार जो ईरानियन जो रिजीम है या ईरानी लोग हैं वो काफी बार पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन जो यूएस कर रहा है वो भी साफ साफ दर्शा रहे हैं कि हाँ भाई हम इंटरफीयर कर रहे हैं, और लिटरली कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आप सपोज कीजिए इंडिया में कोई एक प्रोटेस्ट चल रहा है किसी भी चीज को लेकर, और यूएस डायरेक्टली कमेंट ये कर दे और ट्वीट डाल दे कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप प्रोटेस्ट करिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए। हालांकि उनकी जो टोन होती है वो इनडायरेक्टली अलग तरीके की टोन होती है, लेकिन जब खुलेआम ये कह दिया जाए कि हेल्प मैं देने वाला हूं, आप उन बस लोगों के नाम याद रखिएगा जो आपको मार रहे हैं, जो आपको अब्यूज कर रहे हैं, उनको एक बिग प्राइस पे करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो इंटरनेशनल लॉ के तहत ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। साफ साफ ये दिखता है कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल लॉ का यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे वेनेजुएला में आप देख चुके हैं और बहुत सारी जगह। मतलब जब भी उन्होंने इन्वेड करना हुआ है, जब भी मिलिट्री ट्रूप्स भेजने हैं, तो उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में नहीं सोचा है। जब उनको करना होता है तो करना होता है। दैट इज रियल पॉलिटिक्स, दैट इज रियलिज्म। यू कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आइडियलिज्म। आदर्श पे आप रह के पावर अचीव नहीं कर सकते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू दिस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, यू नीड टू हैव दैट पावर। अभी आप जो यूएस ने किया है वेनेजुएला के अंदर, आप बाकी कंट्रीज में करके दिखा दीजिए। अब ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा, लेकिन आप देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि पावर कितनी इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू दिस। अब ईरान ने भी एडमिट कर लिया है कि 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि जो ये ईरानियन ऑफिशियल्स थे उन्होंने रियूटर्स को अपना नाम नहीं बताया, लेकिन इन्होंने, इस ईरानियन ऑफिशियल ने ये कहा कि ये जो टेररिस्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो किलिंग हो रही है प्रोटेस्टर्स की या सिक्योरिटी फोर्सेस की। इनका कहना है कि वो टेररिस्ट है, ईरान का कहना है कि बाकी सारे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं। वैसा हो भी रहा है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होना, आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सिर्फ के सिर्फ वो लोग हैं जो कि यूएस और इजराइल के द्वारा मतलब फ्यूल किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन्स की वजह से यहां पे खड़े हैं। वो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं बताऊंगा कि ईरान की रिजीम चेंज होगी कि नहीं होगी। तो क्या सही में अयतुल्ला अली खमीनी ने फोर्सेस को ये ऑर्डर दिया कि आप शूट ऑन साइट कर दीजिए, जैसे हैंग के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया था एनिमीज ऑफ गॉड है तो हम हैंग करेंगे। यहां पे क्या ऑर्डर दिए गए थे? तो इवन काफी सारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो रेजिडेंट्स हैं तेहरान के, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमने विटनेस किया है कि किस तरीके से फोर्सेस शूट टू साइट यानी शूट टू किल का ऑर्डर दिया गया है, देखो और गोली मारो। और इवन यहां पे बात की जा रही है, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है ईरान इंटरनेशनल साइटिंग सोर्सेज के द्वारा। उन्होंने कहा नेशन वाइड, पूरे देश भर में हमें किलिंग देखने को मिल रही है, जो कि डायरेक्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं सुप्रीम लीडर अली खमेनी के द्वारा, जो साफ साफ अवेयर भी है और उन्होंने जितनी भी गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं उनको अपना कंसेंट भी दे दिया है। तो ये चीज हमें यहां पे देखने को मिल रही है, जहां पे लाइव अम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और बसीज फोर्सेस के द्वारा, जो कि मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल है इन सारी शूटिंग्स के लिए। वहीं पे एक तरफ यूएस के प्रेसिडेंट ये कहते हैं, दूसरी तरफ जो लास्ट ईरान के किंग थे मोहम्मद शाह पहलवी, उनके जो बेटे हैं जो अभी देश से बाहर रह रहे हैं मजबूरन, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा कि आप फाइट कंटिन्यू करते रहिए। वर्ल्ड ने सिर्फ आपकी वॉइस या करेज सुना नहीं, देखा नहीं है, अब वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, जैसा कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और मैसेज दिया गया। आप देखिए, अगर रिजीम गिरेगी तो सबसे पहला इंसान कौन होगा जो बैठेगा यहां पे? वो होंगे रेजा पहलवी। जिस तरह मैं सिर्फ यहां पे प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप ये कहेंगे 100% यही होगा, नहीं, आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स एंड गिविंग यू द इनपुट्स हाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो थॉट प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हैं, और अभी प्रोटेस्टर्स को भी ये क्या नाम है बोल रहे हैं कि एनकरेज कर रहे हैं। यूएस भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। उसके पीछे रीजन क्या मैं बताऊंगा। कंटिन्यू द फाइट एज यू हैव डन सो फार, एंड इस रिजीम को आप अलाउ मत कीजिए जो इसने इल्यूजन आपके लिए क्रिएट किया है कि लाइफ बहुत नॉर्मल है, आप एनिमीज ऑफ गॉड है और इन सारे क्रिमिनल्स का आप नाम सेव करके लीजिए। लेकिन इन्होंने एक स्पेशल मैसेज भेजा अपनी आर्मी को भी कि आप नेशनल मिलिट्री हैं ईरान की, आप मिलिट्री इस्लामिक रिपब्लिक की नहीं है। आपकी ड्यूटी यह है कि आप प्रोटेक्ट करें लाइव्स ऑफ योर कंपैट्रियट्स, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी, और आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं उतना जल्दी ज्वाइन करिए। इन डिटेल्स को याद रखिएगा,
क्योंकि मैं बाकी सारी चीजें कनेक्ट करने वाला हूं। और फिर ईरान ने अगेन एक और स्टेप लिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को यह कहा कि जो ट्रंप ये कह रहे हैं ना कि लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए, आप साफ साफ देख सकते हैं कि ईरान के इंटरनल अफेयर में यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवीन कर रहा है, मिलिट्री एक्शंस की धमकी दे रहा है अगर हम कुछ भी स्टेप लेते हैं। और इसी वजह से इन्होंने लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड हम आपको इसके बारे में अवेयर भी करा रहे हैं। और यहां तक ईरान ने पहले तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मैसेज दिया, उसके बाद में ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी चीफ हैं वो बोलते हैं कि अगर रियल किलर आपको जानना है तो वो है ट्रंप और नेतन्याहू। अगेन इनकी स्ट्रेटजी है डाइवर्ट करना अटेंशन को। यहां तक ये बात थी। फिर आती है रशिया की एंट्री और रशिया ये कहता है कि अगर ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के प्रिटेक्स्ट में, यानी इस प्रोटेस्ट के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स इन प्रोटेस्ट का फायदा करते हुए कोई मिलिट्री एक्शन लेता है तो वो अनएक्सेप्टेबल होगा और इसके बहुत ज्यादा डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यहां तक रशिया ने बात कह दी है, इसलिए उन्होंने कहा कि इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड इट विल बी अनएक्सेप्टेबल। और रशिया हर एक तरीके से भरसक कोशिश कर रहा है क्योंकि रशिया का अगर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर और अलाई है मिडिल ईस्ट के अंदर तो वो है ईरान, राइट। उससे पहले सीरिया में जब बशर अल असद की सरकार थी, जब वो गिरी थी, उससे पहले वो भी रशिया के अलाई थे, लेकिन उनकी सरकार गिरने के बाद में अब सिर्फ ईरान एक ऐसा प्लेयर बचा है जो इस रीजन में रशिया का इंफ्लुएंस मैनेज कर सकता है। और इसीलिए कहा गया कि जो स्टारलिंक सर्विसेज एलन मस्क के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि इसकी सब्सक्रिप्शन फी होती है, जो ये स्टारलिंक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उसको भी जैम किया जा रहा है। और उसमें बताया गया कि ईरान की हेल्प कर रहे हैं रशियन टैक। और इवन एक्सपर्ट्स ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन फिर भी जो रशियन टैक या रशियन मिलिट्री टैक इनको जैम करने में हेल्प कर रही है। बताया जा रहा है लगभग 80% जो स्टारलिंक सर्विसेज हैं वो जैम कर दी गई हैं रशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा। बट इवन ब्लूमबर्ग में ये रिपोर्ट मेंशन होती है कि काफी सारे जो यूनिट्स हैं, इन्हीं स्मगलिंग जो आपकी स्टारलिंक हार्डवेयर यूनिट्स हैं, उनको स्मगलिंग किया गया ईरान के अंदर, जिससे ये प्रोटेस्ट दुनिया को दिख सके, दुनिया को पहुंचाया जा सके। अब इसमें भी भारी ताकतों का रोल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया कि मैं एलन मस्क से बात करूंगा और एलन मस्क ने ये कह दिया है कि मैं स्टारलिंक की सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो एक तरफ से जहां रशिया हेल्प कर रहा है इसको जैम करने में, वहीं पे यूएस और इजराइल हेल्प कर रहे होंगे इनको स्मगलिंग करने में या फिर डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड करने में। और इवन जो आईआरजीसी है, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है, वो इस स्टारलिंक हार्डवेयर को घर घर जाके चेक कर रहे हैं, जिससे कि यह इंश्योर किया जा सके कि कोई भी इंटरनेट कनेक्शन किसी भी तरीके से पॉसिबल ना हो। क्योंकि जिस तरीके से 120 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं ईरान के अंदर, अभी भी इंटरनेट जो शटडाउन है, कम्युनिकेशन लाइन कट ऑफ है, और इतना प्रिसाइज किया गया था। और उसी में काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सारी चीजें इसलिए की जा रही है जिससे ब्रूटल क्रैकडाउन या ब्रूटल प्रोटेस्ट किया जा सके जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और काफी सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें मतलब लाखों की तादाद में लोग आ चुके हैं। तो मैं अब इसे ये नहीं कहूंगा कि ये कोई एक पर्टिकुलर इशू तक सीमित है या फिर यूएस, इजराइल, बाहरी ताकतें इतना सारा हुजूम लेके आ सकती हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल अप टू दैट एक्सटेंट एज वेल। बट बात यहां पे ये है कि क्या आप ये कह सकते हो कि ईरान की रिजीम कोलैप्स होगी? अब मैं 100% कह सकूं तो फिर मुझसे बड़ा तो कोई नहीं, लेकिन हां, मुझे पॉसिबिलिटी मैंने एक तो आपको यह बताई कि अगर हैंग करते हैं प्रोटेस्टर्स को और ज्यादा क्रैकडाउन करते हैं और ज्यादा लोगों की जान जाती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और इस बार डिफरेंट क्या है मैं आपको पहले बताता हूं। पहले क्या होता था कि आपको ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत कम देखने को मिलेगा। अब यहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। 42% इन्फ्लेशन, रियाल की जो करेंसी है, जो ईरान की करेंसी, वो धीरे धीरे गिरती जा रही है। मतलब $1 इज इक्वल टू 1.4 मिलियन रियाल। मैं इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं। तो एक तो है इकोनॉमिक क्राइसिस जो सारे सेक्शंस को अफेक्ट करता है, ना खाली आर्मी को, आईआरजीसी को या शॉपकीपर को, बिजनेसमैन को, हर किसी को इफेक्ट करता है। तो यहां पर इसीलिए आपको लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर जो इनकी रूलिंग एलीट है उसमें भी आपको डिवाइड देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरफ आपको सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमीनी और आईआरजीसी की तरफ से बहुत ही ज्यादा ब्रूटल क्रैकडाउन्स देखने को मिल रहे हैं, वहीं पे जो वहां के प्रेसिडेंट हैं या फिर आप ये कह सकते हो एक ऐसा विंग भी है विद इन रूलिंग एलीट्स जो ये चाहते हैं कि हम नेगोशिएट करें, प्रोटेस्टर्स के साथ बैठें और जो रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरी प्रॉब्लम है कहानी। तीसरी चीज है कहानी। कहानी कैसे? कहानी ऐसे कि अब ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि अभी मैं वुमेन राइट की बात कर रहा हूं, राइट, जैसे महसा अमीन का केस हुआ था, या हिजाब राइट्स की बात हो रही थी, या उससे पहले आप यूएस और इजराइल की बात कर रहे थे कि हमें इन्हें काउंटर करना है। अब एक ऐसा मेजर इशू है जिसमें सारे के सारे ग्रुप आ चुके हैं और आपको ईरान को इंटरनेशनली आइसोलेट भी कर लिया गया है। जैसे यूरोपियन रीजन्स या फिर ब्रिटेन हो गया, इटली, जर्मनी, सारे के सारे जो ईरानियन एम्बेसडर्स हैं उनको समन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कैसे प्रोटेस्ट चला रहे हो। इवन यूएन ने भी साफ साफ बात कह दी है, यूएस, इजराइल साफ साफ है। तो हर जगह इनको आइसोलेट किया जा चुका है। यह चीज ये दर्शाती है कि ईरान की रिजीम कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मैंने कहा ना, अगर ये प्रोटेस्ट आगे बढ़े, हैंग होते हैं, एंड देन एक बार के लिए किसी भी तरीके से आईआरजीसी और मिलिट्री प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी हो गई, तो फिर आप ईरानियन रिजीम को मतलब टॉपल डाउन होते हुए टाइम नहीं लगेगा। और यही पॉसिबिलिटी और शायद यही टारगेट किया जाएगा। अब बात करते हैं रशिया कैसे ग्राउंड लूज कर देगा। देखिए, रशिया का कोई इंपॉर्टेंट अलाई यहां पे है तो वो है ईरान।
राइट। और अगर ईरान की रिजीम कोलैप्स होती है तो रशिया एक अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर खो देगा इस रीजन के अंदर। जो रशिया अपना इंफ्लुएंस इस रीजन के अंदर रखता है वो खत्म होगा और यूएस का इंफ्लुएंस और इजराइल का इंफ्लुएंस इस रीजन में बढ़ेगा। दूसरा ये पॉइंट है कि रशिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, चाहे वो आप इकोनॉमिक टाइज के हिसाब से देखो या बाकी इन्वेस्टमेंट देखो, वो इन्वेस्टमेंट जैसे इकोनॉमिक बायलैटरल ट्रेड के टर्म्स में हो, इकोनॉमिक टर्म्स में हो, प्रोजेक्ट के टर्म्स में, वो हैम्पर होंगे। एंड देन ये तो रशिया का पर्सपेक्टिव है। मिडिल ईस्ट में क्या होगा? अब मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा, मान लीजिए ईरानियन रिजीम जो है वो कोलैप्स करती है, तो आपको एक पावर वैक्यूम और सिक्योरिटी वैक्यूम देखने को मिलेगा। और अगर वो पावर वैक्यूम और सिक्योरिटी वैक्यूम होता है तो अगर मान लीजिए उसको जल्दी से ट्रांजिशन फिल नहीं किया गया, जिस तरीके से मैं रेजा पहलवी की बात कर रहा हूं, अगर उनको जल्दी से नहीं लाया गया, अगर यूएस के दिमाग में वो है, अगर उनको नहीं लाया गया और बहुत सारे आर्म ग्रुप्स या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री के बीच में ही आपको डिवाइड एंड रूल देखने को मिलता है, तो ईरान पूरी तरीके से इंस्टेबल हो जाएगा और ये पूरी इंस्टेबिलिटी पूरे मिडिल ईस्ट में दोबारा से फैल जाएगी, जैसे मिडिल ईस्ट बार बार इंस्टेबिलिटी में रहता है। और जो ईरान बैक करता था हेजबुल्लाह को, हाउदीज को, हमास को, वो कमजोर हो जाएंगे। अब अगर वो कमजोर होंगे तो ईरान की पूरी पावर कमजोर हो जाएगी, ये सारे के सारे आर्म ग्रुप्स कमजोर हो जाएंगे। जब ये आर्म ग्रुप्स कमजोर हो जाएंगे तो इजराइल और यूएस की पकड़ इस रीजन में और ज्यादा होगी। और तीसरा ये है, यहां पे आपको ज्यादा इंफ्लुएंस सऊदी अरेबिया, तुर्की और इजराइल का देखने को मिलेगा, ना कि ईरान को। क्योंकि एट प्रेजेंट अगर मिडिल ईस्ट में कोई दो पावर्स की बात करता है तो एक तरफ सऊदी अरेबिया और ईरान के बारे में बात होती है, दोनों चैलेंज कर रहे होते हैं एक दूसरे की अथॉरिटी को, तो सऊदी अरेबिया एक विनर निकल के आएगा अगर ईरान की रिजीम आयतुल्लाह अली खमीनी के दौरान कोलैप्स होती है तो। बट बात यहां पे यह है, जिस तरीके से बोला कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, क्या मिलिट्री स्ट्राइक्स देखने को मिलेगी? क्या ट्रम्प मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे? और इवन इन्होंने 3-4 दिन पहले मिलिट्री स्ट्राइक्स के बारे में बात भी की थी। बट मिलिट्री स्ट्राइक्स के साथ में इशू क्या है कि ये बैकफायर कर सकती है। अब इसमें दो तीन रीजन है। बैकफायर कैसे कर सकती है? ठीक है, आप सैंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप हिडन ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, आप साइबर अटैक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत प्रेशर ईरान के लीडर पे या ईरान की गवर्नमेंट पे डालेगा, क्योंकि आप इसमें प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हो, उससे प्रोटेस्टर्स और प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों को ज्यादा पता चलेगा और ईरान की रिजीम को थोड़ा कमजोर करने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर मैं जहां पे ये आऊं कि आपने मिलिट्री स्ट्राइक्स कर दी, तो अगेन जैसे आप मिलिट्री स्ट्राइक्स करेंगे तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके दिमाग में आएगा तो यूएस तो यही सोच रहा था कि हम बस मिलिट्री स्ट्राइक्स कर दें, और मिलिट्री स्ट्राइक्स करने के बाद में क्या होगा? जो प्रोटेस्ट है वो बिखर सकता है, एक साइड फिर ईरान की साइड आ सकता है। तो जो आप अंदर से ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो शायद वो कमजोर हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे ईरान के लीडर सब ये चाहते हैं कि प्रोटेस्ट खत्म हो, बस बाकी बाद में देख लेंगे, राइट। यही सबसे बड़ा इशू है। अगर प्रोटेस्ट क्रैकडाउन होता है, प्रोटेस्ट नीचे गिरता है तो ईरान की रिजीम रहेगी, लेकिन अगर प्रोटेस्ट बढ़ता है और उसमें आर्मी भी जुड़ती है, बहुत सारी फोर्सेस और जुड़ती हैं इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो फिर आप देखेंगे ईरान की रिजीम कोलैप्स कर जाएगी। पहला रीजन ये, मिलिट्री स्ट्राइक्स डाइवर्ट कर सकती है सबका टेंशन। दूसरा ये है कि अभी इस टाइम पे देखो, जून में मिलिट्री स्ट्राइक्स करी हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है, यूएस ने भी करी, इजराइल ने भी करी, पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन अब आप मुझे बताइए, पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे ईरान के अंदर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग रीजन्स में हो रहे हैं, तो आपको वो साइट्स आइडेंटिफाई करने में हो सकता है मिस आइडेंटिफाई कर जाओ, हो सकता है आप सिविलियंस को टारगेट कर दो, तो फिर आपके ऊपर बैकलैश आएगा कि यार आपने बोल रहे थे सिविलियंस की हेल्प करने आ रहे हो, आपने तो हमें टारगेट कर दिया। तो उसकी पॉसिबिलिटी एज ऑफ नाउ कम है, एज ऑफ नाउ बोल रहा हूं, मे बी विद इन 3 to 5 days और 1 week द पॉसिबिलिटी लुक्स वेरी ग्रिम। तो हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द जनवरी आपको मिलिट्री स्ट्राइक्स देखने को मिले, जब ट्रम्प सारे ऑप्शंस क्रिएट कर चुके हों। बट ट्रम्प के पास में ऑप्शन भी लिमिटेड है। अगर वो ये कहते हैं कि मेरे पास में मिलिट्री ऑप्शंस हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूएस ने जो पहले अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए थे मिडिल ईस्ट के अंदर, अब उन्होंने क्या किया, उन मिडिल ईस्ट मतलब उन एयरक्राफ्ट को इन्होंने कैरिबियन सी में डिप्लॉय कर दिया था, जिस तरीके से इनको वेनेजुएला का ऑपरेशन चलाना था। क्योंकि जिस तरीके से 2 साल बाद कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट किया जा रहा था यूएस के द्वारा इस रीजन के अंदर, जब हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर। और ऐसा नहीं है, अटैक हो सकता है, कोई एयर अटैक या मिसाइल अटैक रिजीम के खिलाफ किया जा सकता है, परहैप्स आयतुल्लाह अली खमीनी के भी खिलाफ किया जा सकता है, वो भी आ सकता है, लेकिन उसमें यूएस और यूएस के जो एलाइड बेसेस हैं उनकी मदद लगेगी जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, राइट। और इसीलिए उनको परमिशन लेनी पड़ेगी इन्हीं मिडिल ईस्ट के बेसिस से, और प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा अगर आप इनकी परमिशन ले लो, क्योंकि ईरान ने साफ साफ ये कहा था कि अगर आपने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम आपके मिलिट्री बेसिस और शिप्स पे अटैक करेंगे। तो अब यूएस के ऊपर ये एक और जिम्मेदारी आ जाएगी कि अपने ट्रूप्स को यहां भी बचाना है, अपने मिलिट्री बेसिस को यहां भी बचाना है, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए जो ट्रंप है वो ट्रैप्ड है हर एक रीजन के लिए। हां, ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो बहुत कमजोर हो चुकी हैं, जो 12 दिन में हुआ था, लेकिन उनका जो बैलिस्टिक मिसाइल का आर्सेनल है वो इतना ज्यादा है कि वो 2000 से ज्यादा हैवी बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ छोड़ सकते हैं, जिससे यूएस और इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो जाए। ये सारी सिचुएशन है। अब आपका सवाल ये होगा, सर यूएस जो है वो डायरेक्टली खमेनी पे अटैक भी तो कर सकता है, क्या वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है? लेकिन देखिए, अगर दोबारा से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटरनली कोई रिवोल्ट हो जाए, इनडायरेक्टली वो मारे जाएं या इनडायरेक्टली उनको कैप्चर कर लिया जाए, दैट इज फाइन, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर यूएस डायरेक्टली इंटरवीन करके उनको मारता है तो अगेन वही समस्या हो जाएगी कि जैसे वेनेजुएला पे आपको सिर्फ कैप्चर करने पे सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आपने ईरान के लीडर को मार दिया तो हो सकता है प्रोटेस्ट आपके खिलाफ ही होने लग जाए, या फिर उनका रुख थोड़ा मुड़ जाए, या फिर वो वीक हो जाए, तो यहां पे आपके चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट बात यहां पे यह है,
जो कि एक सीनेटर है, उन्होंने भी ये कही कि धीरे धीरे हम कैसे कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। तो उन्होंने साफ कहा, ट्रम्प ने साफ साफ ये कह दिया है, हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ कही, द डेथ blow to the Ayatollah is going to be a combination of the incredible patriotic bravery of the protesters and decisive action by President Trump। यानी प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं, प्रोटेस्टर्स प्लस प्रेसिडेंट ट्रंप, इन दोनों के बीच में ही कुछ ऐसा इनडायरेक्ट एलिमेंट हो सकता है जिससे अयतुल्ला अली खमीनी को या तो कैप्चर किया जाए या उड़ाया जाए। वो सारी पॉसिबिलिटी यहां से निकलती है, लेकिन अभी इनके पास में धीरे धीरे ऑप्शंस हैं। सैंक्शंस का लगाना है, फिर उसके बाद में साइबर अटैक, इस तरीके की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करो, यानी साइबर अटैक कराओ, फिर उसके बाद में जो लीडर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, और इसमें आर्मी का भी टर्न हो सकता है। हो सकता है कि इंटरनली आप देखें आईआरजीसी या जो बाकी मिलिट्री एक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं वो साइड डाउन कर जाएं। ये सारी चीजें मुझे देखने को मिलती हैं। बट बात यह है कि क्या, जब इन्होंने बोला कि रोनाल्ड रीगन का मेंशन, तो आपने याद होगा कि रोनाल्ड रीगन जो है उन्होंने सोवियत के खिलाफ कोई वॉर नहीं लड़ी थी, लेकिन उनके कुछ स्टेप्स थे वो यहां पे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जिससे कि ईरान की रिजीम गिराया जा सके। उन्होंने क्या किया था, पहले सैंक्शंस लगाए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आज सैंक्शंस लगाए 25%, वैसे ही सैंक्शंस लगाए जिससे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा। अब आप बोलेंगे सर सैंक्शंस तो तब भी लगे थे जब ईरान ने वो न्यूक्लियर डील से एग्जिट किया था, मतलब ईरान ने नहीं, स्पेशली यूएस ने जब एग्जिट किया था और फिर सैंक्शन लगा देते, हाँ तब तक धीरे धीरे वो इकोनॉमिक प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। बट इस टाइम पे फिर एक और प्रेशर बढ़ेगा सैंक्शन का, दूसरा आइडियोलॉजिकल प्रेशर, विचारधारा का प्रेशर, कि हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी लानी है, हम यहाँ पे बात करेंगे ईरानियन लोगों की, हम बात नहीं करेंगे लीडर रिजीम की, हम यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप या फिर रिलीजन के बेस पे जो सरकार चल रही है जिसे हम थियोक्रेसी कहते हैं, उसकी बात हम नहीं करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरा ये हो सकता है। तीसरा, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अभी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो इतने बढ़ जाएं और इन सब का कॉम्बिनेशन ईरान की रिजीम को वीक कर देगा, एंड देन यू विल सी द कोलैप्स। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस असेट, दैट इज योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।